हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। लास्ट क्लास में हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और हमने तीन रिएक्शंस को पढ़ लिया था। रिएक्शन विद एल्डिहाइड और कीटोन्स, कार्बाइलमिन रिएक्शन, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ये तीनों हम कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ रिएक्शन से, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, यानी कि HNO2 के साथ हम रिएक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड को हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक नाइट्रस एसिड टेस्ट है। टेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस जो HNO2 के साथ जो रिएक्शन हो रही है, इसको यूज किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। क्योंकि तीनों में क्या होता है, अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स में डिस्टिंग्विश कराने के लिए हम नाइट्रस एसिड का यूज करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन्स। तो प्राइमरी अमीन्स दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है प्राइमरी एलिफेटिक अमीन और दूसरा हो सकता है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स। जब प्राइमरी एलिफेटिक अमीन को रिएक्ट कराया जाता है, सपोज करिए हमने लिखा CH3 CH2 CH2 NH2, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन एक कार्बन फर्दर एक कार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और दो हाइड्रोजन है, तो ये प्राइमरी है। सेकेंडरी कैसे हो जाता, अगर नाइट्रोजन के ऊपर दो R ग्रुप लगे हुए होते और एक H होता, दो R होने की वजह से ये सेकेंडरी, और नाइट्रोजन के ऊपर अगर तीन R ग्रुप लगे हुए होते तो ये क्या हो जाता, टर्शरी। इस तरीके से होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो हमने कहा कि पहले प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करा के देखते हैं। तो हम जब प्राइमरी एलिफेटिक अमीन को रिएक्ट कराते हैं HNO2 के साथ, HNO2 को HNO2 जो होता है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको लेबोरेटरी के अंदर तुरंत प्रिपेयर करते हैं। यानी कि HNO2 को सोडियम नाइट्राइट, NaNO2 और HCl, इन दोनों को यूज करके और तब प्रिपेयर कराया जाता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि HNO2 ना लिखे और ऐसे ये दोनों लिखे मिल जाए आपको, NaNO2 प्लस HCl। तो क्या करते हैं, लेबोरेटरी में इसको प्रिपेयर कराते हैं सोडियम नाइट्राइट और HCl का यूज करके। तो जब हम क्या करते हैं, प्राइमरी अमीन्स को, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स को HNO2 से रिएक्ट कराते हैं, टेम्परेचर हमें लेना पड़ेगा 273 केल्विन से 278 केल्विन, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है, इसके अंदर अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लिखूं थोड़ा सा खोल के, CH3 CH2 NH2, और मैं HNO2 को थोड़ा सा खोल के ऐसे लिख देती हूँ। मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि HNO2 को हम HONO ऐसे लिख लें, होनो, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि ये प्रोडक्ट याद हो जाएंगे इस तरीके से लिखने में। और वही टेम्परेचर हमारा यही है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। तो प्रोडक्ट, जो साइड प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, वो क्या होंगे हमारे, ये H2 एक ऑक्सीजन को ले जाएगा, यानी कि H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे H2, ठीक है। ये नाइट्रोजन इस वाले नाइट्रोजन को ले जाएगा, यानी कि N2, तो एक नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकलेगी। प्लस में साथ में क्या बच गया, CH3 CH2, जो भी R ग्रुप है हमारा, कितना भी बड़ा हो सकता है, उसके साथ क्या लग जाएगा, OH। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 OH, यानी कि अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी है, प्लस N2 गैस बाहर निकली है। ये जो है, ये बड़ा ध्यान से देखना है आपको, ब्रिस्क एफरवेंसीज की फॉर्मेशन होगी, ऐसे बोल सकता है कि ब्रिस्क एफरवेंसीज की फॉर्मेशन होती है। इसका मतलब वहां पे गैस एस्केप आउट हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है कि किस केस में होता है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स में, क्योंकि यहाँ पे कौन सी गैस बाहर निकलती है, N2 गैस बाहर निकलती है, तो इस वजह से ब्रिस्क एफरवेंसीज बनते हैं, ठीक है। और जब एरोमेटिक अमीन्स को रिएक्ट कराया जाता है, यानी जैसे सपोज करिए मेरे पास है एनिलीन, ठीक है। जब एरोमेटिक अमीन को रिएक्ट कराया जाता है HNO2 से, और टेम्परेचर हमें वही रखना है 0 से 5 डिग्री
सेल्सियस। तो क्या होता है, यहाँ पे बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ध्यान रखना है, जब प्राइमरी एलिफेटिक अमीन को रिएक्ट कराया जाता है तो अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है, और जब एरोमेटिक अमीन्स को रिएक्ट कराया जाता है नाइट्रस एसिड के साथ तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। हालांकि अगर डाइएजोनियम क्लोराइड, अगर मैंने इसको टेम्परेचर को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, ये टेम्परेचर बड़ा ध्यान से रखना है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो यहाँ पे भी OH लग जाता है और फिनोल की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमने टेम्परेचर कितना रखा है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक रखा है। तो अगर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक रखोगे तो यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब बात करते हैं रिएक्शन विद सेकेंडरी अमीन्स। तो जब सेकेंडरी अमीन्स की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेकेंडरी अमीन्स। सेकेंडरी अमीन्स भी दो टाइप के होते हैं। अब वही सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन, सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन। हमने क्या लिया, सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन लिया, आर, कोई भी दो आर ग्रुप, और आर की जगह आप मिथाइल लगा लो, इथाइल लगा लो, या कोई भी ग्रुप हो सकते हैं। तो जो सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन है, जब वो नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करते हैं, तो नाइट्रस एसिड को मैंने उसी तरीके से लिख दिया HONO। तो क्या होता है बेटा, यहाँ से H और यहाँ से OH निकलता है, और किसकी फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, NR, R और NO। ये जो ग्रुप लगा है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला जो ग्रुप होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, ड्रॉ कर देते हैं पर, लिख देते हैं मतलब नाम, नाइट्रोसो। तो ये जो ग्रुप है उसको बोलते हैं नाइट्रोसो। ठीक है, और ये जो कंपाउंड बना है, ये जो होता है ये येलो कलर का होता है। ये कैसे कलर का होता है, ये येलो ऑयल, ऑयली कलर, मतलब येलो ऑयली सब्सटेंस बनता है, और जो कलर होता है वो येलो होता है। ठीक है, अब अगर इस कंपाउंड को फर्दर रिएक्ट करवा दिया जाए बेंजीन के साथ, सॉरी फिनोल के साथ, फिनोल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, अगर थोड़ी सी ड्रॉप H2SO4 की डाल दी जाए और फिनोल के साथ रिएक्ट कर दिया जाए तो यहाँ पे ग्रीन कलर का सब्सटेंस मिलता है। फर्दर जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस मिलेगा, इसको अगर मैंने NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पे हमें मिलता है ब्लू कलर सब्सटेंस, यानी कि डीप ब्लू कलर सब्सटेंस, डीप ब्लू कलर सब्सटेंस। ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं, ये जो टेस्ट हो रहा है बिल्कुल सेकेंडरी अमीन्स के लिए, इसको बोलते हैं लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है, तो इसलिए इसी की वजह से इसको बोला जाता है लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन, या नाइट्रोसो टेस्ट बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, जब सेकेंडरी अमीन्स को रिएक्ट कराया जाता है नाइट्रस एसिड से तो येलो ऑयल, येलो ऑयली सब्सटेंस हमें मिलता है। उसको फर्दर फिनोल के साथ रिएक्ट कराया तो ग्रीन कलर का सब्सटेंस मिला, और जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है अगर उसको NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो डीप ब्लू कलर का हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन्स भी सिमिलर तरीके से सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि सिर्फ कुछ भी फर्क नहीं रहेगा, सारी प्रोसेस एज इट इज रहेगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरोमेटिक अमीन्स में क्या लिख सकते हैं, नाइट्रोजन के साथ, यानी कि NH2 ग्रुप होता है जो हमारा, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन में दो R ग्रुप लगे हुए हों तो उसमें से एक तो हमारा कोई भी R हो सकता है, और एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए हमारे पास, बेंजीन रिंग। ठीक है, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड की हम बात करें, तो इसको रिएक्ट कराया मैंने HONO से, तो सिमिलर तरीके से रिएक्शन होगी, H यहाँ से
और OH यहाँ से निकलेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन, नाइट्रोजन, यहाँ पे ये R ग्रुप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NO। ये जो है वही N नाइट्रोसो, मतलब N के ऊपर जैसे पढ़ते थे ना N मिथाइल, अगर यहाँ पे मिथाइल होता तो, ठीक है। तो N नाइट्रोसो जो, यानी कि ये जो कंपाउंड है ये वाला जो है ना N डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं हम नाइट्रोसो। ठीक है। सिमिलर रिएक्शन है सारी की सारी, यही इसी तरीके से ये येलो कलर का बनता है, ये वाली रिएक्शन दोनों में, यानी कि सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन और सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन में सिमिलर तरीके से हो रही होगी। ठीक है। सेम सारा का सारा एज इट इज लिखना है जो हमने इस साइड लिखा है। ठीक है। यानी कि ये सारी की सारा ये वाला एज इट इज रहने वाला है, ये वाला पोर्शन इसमें भी क्या होना है, सिमिलर तरीके से रिपीट होना है। ठीक है, इस तरीके से। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं टर्सरी अमीन की। टर्सरी अमीन्स भी दो टाइप के, टर्सरी एलिफेटिक अमीन, टर्सरी एरोमेटिक अमीन। जब टर्सरी एलिफेटिक अमीन को रिएक्ट कराया जाता है नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है, HONO, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, HNO2 के साथ, तो क्या होता है यहाँ पे सिंपल एसिड बेस वाली रिएक्शन होती है, यानी कि सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। ये क्या है, बेस, और ये क्या है, एसिड। तो एसिड बेस रिएक्शन होती है बेटा, और सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, सॉल्युबल सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, यानी कि NR, और ये वाला भी R ग्रुप है हमारा। और ये वाला क्या होता है, जो ये H पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या है, लोन पेयर इसके पास, तो ये क्या करेगा, इसको H पॉजिटिव, ये किस फॉर्म में टूटेगा, जो ये HNO2 है वो किस फॉर्म में, ये H पॉजिटिव, और NO2 क्या है हमारा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को दे देगा, तो यानी कि यहाँ पे जैसे इसको देगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके साथ क्या एसोसिएटेड है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, तो NO2 इसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये क्या बन गया हमारा, सोल्यूबल सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर टर्शरी अमीन्स की बात, एरोमेटिक अमीन्स की बात करें, NRR, तो ये क्या है हमारा, टर्शरी एरोमेटिक अमीन्स। जब इसको रिएक्ट कराया जाता है नाइट्रस एसिड से, तो क्या होगा, जो ये पैरा पोजीशन पे H है, ठीक है, इसमें अभी भी H है, ठीक है, यहाँ पे H, नाइट्रोजन के पास कोई H नहीं था, और ये वाले जो R के पास जो H है वो रिएक्ट करते नहीं है। लेकिन इसमें बेंजीन के ऊपर जो H पोजिशन प्रेजेंट है पैरा पोजीशन पे, वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, यानी कि ये H यहाँ से और OH यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन, सॉरी, बेंजीन, नाइट्रोजन, और ये क्या है, R, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, यानी कि जो नाइट्रोसो ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे लग गया है, वो पैरा पोजीशन पे लग गया है हमारा। ठीक है, और ये जो कंपाउंड बना है दैट इज ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस, तो ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाएगी हमारी यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा टर्सरी एरोमेटिक अमीन्स के साथ रिएक्शन। तो सब में अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं। प्राइमरी की बात करें तो उसमें अलग कंपाउंड बन रहे हैं। अगर मैं एरोमेटिक की बात करूं, प्राइमरी एरोमेटिक में क्या था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही थी। सेकंड वाले में हमारा नाइट्रोसो जो कंपाउंड बन रहा था उसमें येलो कलर सब्सटेंस बन रहा था, और थर्ड वाले में यानी कि टर्सरी एरोमेटिक में क्या बन रहा है हमारा, ग्रीन कलर के कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है। तो तीनों में अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। फिफ्थ रिएक्शन है, रिएक्शन विद, हमने चार रिएक्शन कर ली हैं, अब है रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अगर हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराई,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या फॉर्मूला होता है, RmgX। अगर मैंने RnH2 को रिएक्ट कराया RmgX के साथ, तो क्या होगा, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंपल सी कहानी है, किस तरीके से टूटेगा। आर के ऊपर क्या होता है, स्लाइटली नेगेटिव, मैग्नीशियम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीशियम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन वाले केस में, इस वाले में तो ये भी कैसे टूटेगा, अब देखो, इसको पूरा पूरा अच्छे से लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं NRH और H। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव और H के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो किस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगी, यहां से H, यहां से इस वाले के साथ R के साथ, तो क्या निकलेगा, RH। ठीक है, एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, प्लस क्या होगा, MgX, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, NHR। ठीक है, ये वाला बन जाएगा हमारा। तो क्या होगा, जब अमीन्स को रिएक्ट कराया जाता है, अमीन्स को रिएक्ट कराया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो क्या बनता है हमारा, हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि एल्केन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और Mg के साथ क्या हो जाएगा, एक साइड X और NHR की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हो जाएगी हमारी फिफ्थ रिएक्शन। तो सिक्स्थ पे चलते हैं, नेक्स्ट। सिक्स्थ है हमारी हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट, तो जिसके साथ टेस्ट लिख दिया इसका मतलब वो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है एक टाइप से, है ना। तो हिंसबर्ग टेस्ट में क्या है, हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स के बीच में क्या करते हैं, डिस्टिंग्यूश करते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट की में क्या करते हैं हम, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स के बीच डिस्टिंग्यूश करते हैं, यानी कि एक डिस्टिंग्यूश टेस्ट है हमारा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कराते हैं, जैसे हमारा क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्लोराइड, तो एक कंपाउंड याद करो, बेंजीन सल्फोनाइल, तो ये है SO2Cl। ये हो गया हमारा बेंजीन, ये जो रिएजेंट यूज किया जाता है, बेंजीन सल्फोनाइल, सल्फोनाइल क्लोराइड। तो जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं प्राइमरी अमीन के साथ, ठीक है, जैसे सबसे पहले हम प्राइमरी अमीन से स्टार्ट करेंगे, तो RnH2। तो प्राइमरी अमीन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं, तो देखो H यहां से निकलेगा, ये वाला यहां से तो H आ जाएगा, इस वाले में से एक H, और यहां से Cl निकल जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, यहां से Cl और यहां से H निकलेगा, तो क्या बनेगा, देखो, बेंजीन SO2, और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के थ्रू अटैच हो जाएगा ना, NHR। ठीक है, इस तरीके से। इसको थोड़ा सा अगर दिक्कत आए तो इसको फ्लिप करके देख लो बेटा, इस तरीके से, यानी कि NH और R, ये ऐसे था बेटा, तो ये H यहाँ से और Cl यहाँ से, तो क्या बन गया हमारा, बेंजीन के साथ फिर हमने SO2 लगाया, फिर ये क्या हो गया हमारा, ये वाला N, ये वाला N, फिर ये H और फिर R, तो इसलिए मैंने ये वाला कंपाउंड लिखा। अब जब इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला, ये जो प्रोडक्ट बना है, इसको जब NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं या किसी एल्कली KOH के साथ मतलब रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यहां से H और यहां से क्या हो जाएगा, OH, ये देखो ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा, NaOH के साथ, यानी कि NaOH ले लो या फिर KOH ले लो, उसके अंदर क्या होगा, ये सोल्यूबल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये कंपाउंड, यहाँ पे वाटर बाहर निकल जाएगा और ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NR, और ये N के ऊपर देखो नेगेटिव और K के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो ये प्रोडक्ट बना है,
ठीक है, ये वाला जो प्रोडक्ट बना है हमारा, ठीक है, वो किसी एल्कली के अंदर सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये याद कर लेना है। क्या होगा, जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं, ठीक है, जब उनको बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराने के बाद KOH के अंदर क्या होते हैं, वो सॉल्युबल हैं, यानी किसी एल्कली के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इसी तरीके से बेटा जब सेकेंडरी अमीन्स को रिएक्ट कराया जाता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ सेकेंडरी अमीन्स को रिएक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कर जाएगा कि Cl यहां से और H यहां से, ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन SO2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा NRR। ठीक है, अब जब इसको KOH के साथ डिजोल्व कराने की कोशिश करते हैं तो ये इसके अंदर नहीं डिजोल्व होता है, यानी कि इनसॉल्युबल। ठीक है, इनसॉल्युबल इन KOH, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH लिया जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, ये मतलब डिजोल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके पास यहाँ पे H प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे H प्रेजेंट नहीं है इसके पास। ठीक है, तो यहाँ उस वाले प्राइमरी में क्या था, यहाँ पे H प्रेजेंट था और इसके पास OH था। ठीक है, तो ये सोल्यूबल था एल्कली के अंदर प्राइमरी वाला, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या नहीं है, H प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल इन क्यूवेज। ठीक है, तो जब टर्सरी की बात करते हैं तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को जब रिएक्ट कराया जाता है टर्सरी अमीन्स के साथ रिएक्ट कराने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके पास जो टर्सरी अमीन है उनके पास क्या नहीं है, H प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इस वजह से टर्सरी के साथ क्या लिख सकते हैं हम, नो रिएक्शन। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं हुई। तो ये हो गया हमारा हिंसबर्ग टेस्ट। इसके अंदर प्राइमरी अमीन में क्या था बेटा, जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, बेंजीन जो प्राइम अमीन्स हैं जब रिएक्ट करते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, तो वो KOH के अंदर सॉल्युबल थी। यहाँ पे क्या है, जो सेकेंडरी वाले में क्या होगा, सेकेंडरी अमीन्स, जब सेकेंडरी अमीन्स को रिएक्ट कराया गया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, जो प्रोडक्ट है वो KOH के अंदर क्या है, इनसॉल्युबल। जबकि जो टर्सरी अमीन्स हैं, टर्सरी अमीन्स, वो क्या नहीं करते हैं, वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हिंसबर्ग टेस्ट के बेसिस पे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स में क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, नेमिंग एक ये सेकेंडरी वाले का, ये सल्फोनामाइड है, बेंजीन सल्फोनामाइड। अगर मैं इसकी बात करूं तो नेमिंग करेंगे तो ये क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनामाइड। मतलब अगर मान लो यहाँ पे HH होता ना तो सल्फोनामाइड हो जाता। तो यहाँ पे जो भी ग्रुप लगा होगा बेटा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे R की जगह CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, तो NN डाई एल्काइल डाई मिथाइल, ठीक है, बेंजीन सल्फोनामाइड। तो इस तरीके से नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये जो होता है ना, अगर ये वाला होता, अगर मैं यहाँ पे बोल के बताऊं तो बेंजीन SO2 और यहाँ पे NH2, तो ये क्या होता है, बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, और यहाँ पे H हटा दिया और N के ऊपर जो भी ग्रुप लगेगा, जैसे नेमिंग करते हो अमीन्स की करते हो, उसी तरीके से यहाँ पे इनकी नेमिंग हो जाएगी। सो नेक्स्ट एक्शन पे आ जाते हैं, यानी शायद सेवंथ है या सिक्स है, जो भी है, सेवंथ है शायद। उसमें करेंगे हम हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हेलोजिनेशन। तो अब जो भी आएंगी हेलोजिनेशन, एट्थ आ जाएगी हमारे पास नाइट्रेशन, और फिर आएगी हमारे पास नाइन्थ आएगी सल्फोनेशन। तो ये पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना है, हेलोजिनेशन क्या करते हैं, और नेक्स्ट आएगा नाइट्रेशन, बेंजीन के ऊपर जो रिएक्शन होते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो यहाँ पे जैसे हम उनके ऊपर आ गए हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हेलोजिनेशन। अभी इन रिएक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे हेलोजिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हो तो इसको बोलते हैं हम एनिलीन। और जो ये एनिलीन होता है, ये काफी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी कि इसका कौन सा इफेक्ट होता है, इसका होता है +R इफेक्ट। और ये जो NH2 है ये हाईली एक्टिव, मैं जो वर्ड लिख रही हूँ इसको बड़ा ध्यान से देखना है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। यानी कि ये रिंग के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये क्या करता है, डोनेट करता है। और यहाँ पे जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये काफी बढ़ा देता है। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इजीली अटैक करेगा रिंग के ऊपर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज उसको, सॉरी नेगेटिव चार्ज उसको ज्यादा दिखेगा। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो आएगी वो मतलब बहुत इजीली अटैक करेगी। तो जब भी एनिलीन के ऊपर, एनिलीन को यानी NH2 को रिएक्ट कराया जाता है Br2 के साथ, Br2 के साथ, हमें कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप अलग से एनहाइड्रस AlCl3 डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो रिंग है वो मतलब वैसे ही इतनी ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, किसकी वजह से, इनके लोन पेयर की वजह से, यानी कि +R इफेक्ट की वजह से NH2 के। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और जो प्रोडक्ट मिलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन। ठीक है। उसमें क्या आता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, तीनों पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, यानी कि ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है। तो जो प्रोडक्ट मिला वो क्या होगा, हम इसको बोलेंगे, ये फर्स्ट पोजीशन होती तो ये सेकंड, तो 2 4 6, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है हमारा व्हाइट, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, व्हाइट पिपिटे। तो इम्पोर्टेंट है ये वाली रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार मतलब रिपीट होती है ये वाली। तो एनिलीन को रिएक्ट कराया जाता है Br2 के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन होती है, व्हाइट पिपिट की फॉर्मेशन हो जाती है। और क्या होता है, तीनों पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा, तीनों पोजीशंस पे क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। अब सपोज करिए बेटा कि आपको चाहिए था कि एनिलीन जो है उसमें मोनो सब्स्टिट्यूशन चाहिए था आपको, यानी कि आप तो ये चाहते थे कि या तो ऑर्थो पे लगे या पैरा पे लगे। अब वो तो क्या था कि अगर सिंपल Br2 को डालते हो, डायरेक्ट Br2 को रिएक्ट कराते हो तो तीनों पोजीशंस पे ब्रोमीन लग जाता है। ठीक है। तो आप चाह रहे थे कि मोनो सब्स्टिट्यूशन कराना चाह रहे थे, मोनो सब्स्टिट्यूशन कराना चाह रहे थे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो NH2 ग्रुप है इसका जो हाईली एक्टिवेटिंग बिहेवियर है उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले जो ये जो रिएक्शन है उसके अंदर क्या करेंगे, पहले एसिटाइलेशन कराएंगे, यानी कि जो NH2 ग्रुप है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है और क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से, उसको रिएक्ट कराया जाता है एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3COO CH3। ठीक है। क्या करते हैं हम, जो ये NS क्यों करा रहे हैं मैं फिर से बताते हैं, ये जो NH2 है ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है रिंग के अंदर, इस वजह से तीनों पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, तीनों पोजीशंस पे। तो हमने क्या किया, इसको रिएक्ट करा दिया, इस NH2 को रिएक्ट करा दिया मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये जो H है, ठीक है, यहाँ से एनिलीन वाला जो, नाइट्रोजन वाला जो H है, ठीक है, यहाँ से एक H, और यहाँ से CH3COOH ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, बेंजीन NH, और यहाँ पे बनेगा COCH3। ठीक है। एसिटाइलेशन, ये जो स्टेप है इसको बोलते हैं हम एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन।
और साइड प्रोडक्ट में क्या बाहर निकल गया है हमारा, CH3COOH बाहर निकल गया है। अब इसको ध्यान से देखो, अब क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ा, अब अगर Br2 को यूज करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, या ऑर्थो और पैरा में से एक पोजीशन पे, यानी कि NHCOCH3, अगर अब हमने Br2 को ऐड कराया तो यहाँ पे ऑर्थो पे, और कुछ प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, पैरा पोजीशन पे, ठीक है, यानी कि NHCOCH3, ठीक है, और Br ये मिल जाएगा। अब अगर इनको फर्दर हाइड्रोलाइज करा दोगे, यानी कि इसको फर्दर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, ठीक है, तो जब इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला वापिस से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि जब इसमें वाटर ऐड किया एसिडिक मीडियम में हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेंजीन NH2Br, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3COOH, ठीक है, तो इस तरीके से, तो वापिस से क्या आ जाएगा हमारा, मतलब NH2 ग्रुप आ जाएगा। यहाँ इसको भी, ये वाला जो हमारा पैरा पोजीशन वाला है, ये हमारा मेजर होता है, ये मेजर बनेगा, मैंने पहले भी सिखाया है तुम्हें कि ऑर्थो और पैरा में से कौन सा मेजर होता है हमेशा, पैरा मेनली, अगर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं आ रही है ऑर्थो की वजह से तो अलग बात है, नहीं तो हमेशा मेजर क्या रहेगा, पैरा पोजीशन वाला होता है। तो इसका भी जब हाइड्रोलाइसिस कराया हमने, ठीक है, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, बेंजीन के ऊपर NH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br, ठीक है। तो अब जो हमने कराया है, ध्यान से देखो, ये किस वजह से कराया है, देखो हमने क्या किया बेटा, NH2 ग्रुप है, ये हाईली एक्टिवेटिंग है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिंग में डिस्टरबेंस कर रहा है, यानी कि तीनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या कर रहा है, ये ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाई जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, हम चाहते हैं कि इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो ये NH2 ग्रुप की वजह से, तो हमने क्या कराया, उसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा दिया, और जो ये CH3COOH वो ग्रुप है, ये H को ले जाएगा इधर से, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, COCH3 है, ये ग्रुप जाके NH के साथ जाके अटैच हो जाएगा, तो ये एसिटाइलेशन होगी, ठीक है, ये जो रिएक्शन है, ये स्टार मार्क कर लेना, इसको बोलते हैं हम एसिटाइलेशन होती है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है एसिटाइलेशन में, अगर मैं यहाँ पे बताऊं, तो एक्चुअली क्या हुआ है बेटा, यहाँ पे अगर गौर से देखोगे एसिटाइलेशन वाले स्टेप में, इस वाले स्टेप में, कि जो ये NH है कैसे रिंग को कम कर रहा है, मतलब अभी जो इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, वो अब यहाँ पे मतलब रेजोनेंस में चले जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो जो ये लोन पेयर है ना, अब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब जो ये लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन दो जगह जाना पड़ रहा है उसको, यहाँ पे भी मतलब रेजोनेंस करने का मौका मिल गया, अब ये लोन पेयर यहाँ पे भी, ठीक है, मतलब यहाँ तो कर ही रहा था ये पहले ही, अब इसको दूसरी जगह भी जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब अब ये जो ये लोन पेयर है वो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं बढ़ाएगा, ठीक है, रिंग के अंदर, तो इस वजह से हम क्या कर पाएंगे, मोनो सब्स्टिट्यूशन करवा पाएंगे, तो Br यहाँ पे भी लग जाएगा, ठीक है, और Br मतलब पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। अब फर्दर इसका क्या करा देते हैं, नेक्स्ट वाले स्टेप में इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये COCH3 बाहर निकल जाएगा, तो इस तरीके से मोनो सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन भी ऐसे ही करानी पड़ेगी, अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन वाली बात करते हैं तो, ठीक है, तो क्या कराएंगे हम, सबसे पहले जो एनिलीन है उसका एसिटाइलेशन कराओ, ताकि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ना बढ़ाए, तो इसके लिए हमने क्या कराया, उसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या कराते हैं हम, रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्ट कराते हो तो CH3COO, और यहाँ से क्या हो जाएगा, H निकल जाएगा, और प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, एसिटाइलेशन हो जाएगी, यानी कि बेंजीन के ऊपर NH और COCH3, दैट इज एसिटाइलेशन, और साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा हमारा, CH3COOH,
H निकल जाएगा। अब एसिटाइलेशन के बाद नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करा देंगे हम, वही अगर नाइट्रेशन करा रहे हैं तो कंसंट्रेटेड HNO3 किसकी प्रेजेंस में, और क्या यूज होता है नाइट्रेशन में, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, दो प्रोडक्ट मिलने के चांसेस हैं। एक होता है हमारा ऑर्थो और एक होता है हमारा पैरा। पैरा क्या होता है हमारा, मेजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैरा बना दिया हमने। ठीक है, ये मेजर मिलेगा। अब इसका माइनर प्रोडक्ट हमारा ऑर्थो वाला भी बनेगा, तो हम साथ में लिख सकते हैं बेंजीन NHCOCH3 और NO2। अब बेटा हमें तो पैरा नाइट्रो एनिलीन चाहिए, तो ये वाला COCH3 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हम इसका क्या करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। ठीक है, जब भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 और NO2। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा नाइट्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाती है बेटा सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन, ठीक है, तो नाइट्रोस मतलब सल्फोनेशन में हमने क्या कराना है, देखो सल्फोनेशन की रिएक्शन को बड़ा ध्यान से देखना है। तो जब एनिलीन को रिएक्ट कराया जाता है, देखो हालांकि इसमें NH2 एक बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, फिर भी सल्फोनेशन जो होती है वो ड्रास्टिक कंडीशंस में होती है, यानी कि हाई टेम्परेचर प्रेशर लगाना पड़ता है हमें, तब जाके ये वाली रिएक्शन होती है। 455 से 475 केल्विन तक का टेम्परेचर हमें देना पड़ता है, तब जाके सल्फोनेशन होता है। ठीक है, तो जब क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, जो एनिलीन है जब उसको H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे बनता है, देखो ये एसिड जो NH2 है, ये क्या करेगा इस लोन पेयर की वजह से, क्या किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, H2SO4 क्या हो गया, एसिड हो गया। तो जो फर्स्ट स्टेप जो बनता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे सिंपल बेंजीन, इसका H2SO4 को कैसे लिखा जा सकता है, देखो मैं इसको थोड़ा खोल के लिख के दिखाती हूँ। H2SO4 कुछ इस तरीके से होता है, OH और OH। ठीक है, तो ये जो है ये वाला H, ये वाला H यहाँ पे देखते हैं, ये वाला H। ठीक है, ये क्या कर लेगा, ये लोन पेयर के साथ बॉन्डिंग, यानी कि एसिड बेस वाला कंसेप्ट आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट जो है वो क्या बच गया हमारा, HSO4 नेगेटिव। ठीक है, देखो HSO4, ये गिन के देख लो चाहे चार है। ठीक है, तो HSO4 नेगेटिव। ठीक है, जब इसको फर्दर, ये जो कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, इसको बोलते हैं एनिलीनियम। ठीक है, एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट कंपाउंड बोला जाता है। इसको जब 455 से 475 केल्विन तक का टेम्परेचर हम देते हैं तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी और वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, और रीअरेंजमेंट होगी, जैसे यहाँ पे बच जाएगा NH2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा SO3H, इस तरीके से। तो ये बन जाएगा, और है ना ये वाला कंपाउंड जो बनता है ये ज्विटर आयन फॉर्मेशन में बच सकता है, यानी कि जो ये H है, जैसे वो पढ़ते थे ना उस वाले में जो हम अमीन्स में पढ़ते थे, है ना, तो ये H पॉजिटिव इधर चला जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो ज्विटर आयन बन जाता है इस तरीके से। बट याद कर लेना ये वाला। ठीक है, तो ये होगी हमारी सल्फोनेशन। लास्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लिखवाने वाली हूँ यहाँ पे, वो है aniline does not show
फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस क्यों नहीं दिखाता है बेटा, ध्यान से समझो। एक्चुअली जब फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस होती हैं तो हमें वहां पे एनहाइड्रस, एनहाइड्रस इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ठीक है, तो एक्चुअली जब भी फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन होंगी तो वहां पे क्या करते हैं हम, एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। ठीक है, तो एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 इस तरीके से, ये क्या करता है, जो एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन क्या है, लेविस, ये क्या है, लेविस एसिड, ये क्या है, लेविस एसिड, और ये क्या है, लेविस बेस। ठीक है, ये क्या है, लेविस बेस, एनिलीन क्या है, लेविस बेस। तो इसके साथ क्या बना लेता है ये, कॉम्प्लेक्स एसिड बेस रिएक्शन, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाते हैं इसकी। तो फर्दर ये वाला जो AlCl3 है जिसको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होता है ना, वो रिएक्शन नहीं होती है, यानी कि ये जो AlCl3 है वो यहाँ पे इस बेस के साथ क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो या सॉल्ट फॉर्मेशन बोल देंगे ना हम, एसिड बेस से क्या बना, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन रिएक्शंस नहीं होती हैं। सो लास्ट रिएक्शन है हमारी बेटा डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन। ठीक है, यानी सबसे पहले हम, नेक्स्ट टॉपिक आ गया है डाइजोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो हमने बनाया, तो फॉर्मेशन प्रिपरेशन हम पहले ही कर चुके हैं। तो कैसे बनेगा हमारा, जब एनिलीन को रिएक्ट कराया जाता है HNO2 से, कई बार HNO2 लिखेगा या फिर ऐसे भी दे सकता है NaNO2, किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में, ये दोनों दे सकता है नाम। ठीक है, कहाँ कितना क्योंकि ये अनस्टेबल होता है तो उसको तुरंत तैयार करते हैं हम इन दोनों की हेल्प से। तो टेम्परेचर कितना रखना है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखते हैं। तो यहाँ पे बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और जो ये HCl है, HNO2, और इसके साथ में हम क्या लिख देते हैं, HCl लिख देते हैं। ठीक है, तो HNO2 यहाँ से, और ये वाला HCl भी होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही दोनों। ठीक है, तो ये NaNO2 से क्या बन गया था हमारा, HNO2, और HCl तो होता ही है हमारे एक्सेस में, इसके साथ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम ऐसे बोल सकते हैं, एनिलीन को रिएक्ट कराया जाता है HNO2, सो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हाईली सोल्यूबल होता है बेटा वाटर के अंदर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल, पानी के अंदर बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाता है ये। ठीक है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम। ओके, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, अब एक चार्ट बनाएंगे बेटा हम, ठीक है, जिसके अंदर सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी और इस इनसे बाहर कोई रिएक्शन नहीं आनी है। यानी कि जो हम चार्ट बनाने वाले हैं इसी के अंदर सारी की, क्योंकि ये सारी रिएक्शंस आप पहले कर भी चुके हो, मैक्सिमम रिएक्शंस। ठीक है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं CuCl और HCl के साथ रिएक्ट कराया जाए, तो क्या बनता है हमारा, क्लोरो बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। ध्यान करो,
ये सेंडमियर रिएक्शन है। तो CuCl की जगह हमारा क्या हो सकता था, CuBr, HBr भी हो सकता था। हम एल्काइल हैलाइड वाली जो रिएक्शंस की थी उनमें वाला जो चैप्टर था उसमें ये कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। और अगर यहाँ पे CuCN अगर हम लेते, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, KCN की प्रेजेंस में, ध्यान से देखना है, तो यहाँ पे क्या लग जाता, CN लग जाता। तो जो ये रिएक्शंस हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन थी हमारी, सेंडमियर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन। ठीक है। ये जो रिएक्शंस हैं ये कौन सी होती हैं, सेंडमेयर रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी थी गटरमान रिएक्शंस। गटरमान रिएक्शन क्या थी, Cu, बस CuCl की जगह Cu लेना है हमें। ठीक है। और HBr हमने या HCl ऐड किया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वही सारी रिएक्शंस, बस इन यही रिएक्शंस बस Cu कर ऐड करा दो यहाँ पे। ठीक है। तो Cu और HCl लिया तो यहाँ पे Cl लग जाएगा, वही Cu। HBr लिया तो भी हमारा क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और उसी तरीके से Cu और KCN लिया हमने, KCN लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN लग जाएगा। ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस क्या हैं, गटरमान रिएक्शन, गटरमान रिएक्शन। तो ये अलग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक चार्ट बनाया और उसी में सारी की सारी हमने इंक्लूड कर दी। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये हम कर चुके हैं। अगर इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, ये इंपॉर्टेंट है, वाटर का यूज किया जाए, यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए, तो यहाँ पे बनता है फिनोल, यहाँ पे बनता है फिनोल। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इस चार्ट में जितनी भी रिएक्शन है हालांकि सारी इंपॉर्टेंट है, बट ये वाला ध्यान रख लेना है। अब आ जाता है, अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराया जाए, यहाँ पे देखो बेटा, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इधर है, और हमने अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराया फिनोल के साथ, या फिर उससे पहले हम रिएक्शन करेंगे H3PO2 के साथ, तो यहाँ पे बनता है बेंजीन। और अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को एल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करा दिया जाए, जैसे CH3CH2OH, तो भी हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है, यहाँ पे बेंजीन बनाना है। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो H3PO2 और अल्कोहल के साथ किसकी फॉर्मेशन होती है, बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। और इसी तरीके से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम रिएक्ट कराते हैं फिनोल के साथ, तो जो यहाँ पे लिया हमने फिनोल OH। ठीक है। तो जो फिनोल है, फिनोल का मैंने ये रिएक्शन फिनोल वाले चैप्टर में कराई हुई थी बेटा। ठीक है। तो फिनोल का जो पैरा पोजीशन पे जो H होता है, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये सारा एक चार्ट के अंदर हम पढ़ रहे हैं, देखो हम ये जो पढ़ रहे हैं ये सारी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शंस है। ठीक है। तो इस तरीके से, तो इस साइड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, तो जब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराया जाता है किसके साथ, फिनोल के साथ, फिनोल के साथ, तो ये वाला इस तरीके से यहाँ पे बना के दिखाते हैं। ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और फिनोल का क्या होता है यहाँ पे, पैरा पोजीशन से H आता है। ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, HCl, इस तरीके से। तो ये जो HCl निकला है ना, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखती हूँ मैं, क्या बना यहाँ पे, बेंजीन N2, और ये क्या है हमारा OH। ध्यान से देख लो, गलती क्या करेंगे, इस वाला जो ये वाला जो OH है उसको रिएक्ट कराते हैं, ऐसे नहीं होता बेटा, ये OH रिएक्ट नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका पैरा, फिनोल का जो पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है
ये वाला रिएक्ट करता है, ठीक है। और जो ये कलर ये जो बनता है ना, इसको बोलते हैं एजोडाई, ठीक है, एजोडाई, ठीक है, क्योंकि इसमें एक कलर आता है ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर, एक ऑरेंज कलर सब्सटेंस बनता है, यानी कि ये एक टाइप से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो रिएक्शन है एनिलीन्स के लिए। यानी एनिलीन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कराया जाता है और फिर उसको फिनोल के साथ रिएक्ट करा के देखते हैं, ठीक है। तो मतलब एजोडाई टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कौन देंगे, मतलब एनिलीन्स देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अरे इस तरीके से एनी फिनोल के लिए भी, फिनोल के लिए भी तो पढ़ते थे हम, फिनोल के लिए जो टेस्ट पढ़ते थे एजोडाई टेस्ट, फिनोल देगा, ठीक है। तो एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, इंपॉर्टेंट है हमारा। नेक्स्ट आ जाता है, अगर एनिलीन को रिएक्ट कराया जाए, इसीलिए देखो ये वाला एनिलीन, ये वाला एनिलीन को रिएक्ट कराया जाए किसके साथ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, तो भी क्या बनेगा, यही वाली रिएक्शन हो जाएगी जो अभी ऊपर की है हमने, ये वाली, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, ये वाला बेंजीन N2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है Cl नेगेटिव, और ये किसके साथ रिएक्ट करता है, NH2, तो यहाँ से H निकलेगा ये वाला। तो ये भी क्या है, एजोडाई टेस्ट, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं हम इसको, याद रखना, इसको बोलते हैं हम कपलिंग रिएक्शन, ये दो रिएक्शंस जो हैं, ठीक है, दो चीजें कपल की फॉर्म में जा रही हैं, ठीक है, एन एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कैसी बनती है, ये भी कलरफुल आती है, इसलिए एजोडाइट बोल रहे हैं हम इसको, इसका येलो कलर होता है, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर बेंजीन डाइजोनियम, ये सारी रिएक्शन यहाँ पे लेके चल रहे हैं हम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसको रिएक्ट कराया जाए HbF4 के साथ, ठीक है। तो यहाँ से Cl और यहाँ से H निकलता है, तो क्या बन जाएगा हमारा, बेंजीन N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव, ठीक है। और ये अनस्टेबल होता है बेटा, इसको हीट करते ही हमारा क्या होता है, यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, इसको बोलते हैं हम बाल्स की मान रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम बाल्स की मान रिएक्शन, की मान रिएक्शन, ठीक है। और लास्ट है हमारी, अगर हम, ये भी इंपॉर्टेंट है, HbF4 के साथ ही पहले रिएक्ट करा दें तो प्रोडक्ट तो वही बनता है जो अभी हमने बनाया था, यानी कि N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव, और इसको फर्दर अगर हम NO2 के साथ रिएक्ट कराएं, यानी कि Na सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट कराएं, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाता है हमारा नाइट्रो बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और Cu2 पॉजिटिव क्या लेते हैं, कैटलिस्ट के तौर पे लेके हीट कराते हैं। तो ये हो गया हमारी सारी रिएक्शंस, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शंस। तो जितनी भी रिएक्शंस हैं सारी हमने एक चार्ट में समराइज कर दी हैं। सो बेटा देखो, ये जितनी भी रिएक्शंस हैं, तो इस साइड जो रिएक्टेंट साइड है वो N2 पॉजिटिव, और ये सारी की सारी रिएक्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन करा दी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपको मतलब बेसिसिटी ऑफ अमीन्स वाला टॉपिक रहता है, वो करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में।